एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी एग्जाम मॉक टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं और इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम अगला प्रैक्टिस सेट करेंगे हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रैक्टिस टेस्ट है और खासकर ये है ग्रुप डी के लिए। इसके अलावा इसमें जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन है इंग्लिश हिंदी के, वो सारे सीईटी मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट हैं। तो आप चाहे सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी की, चाहे आप हरियाणा पुलिस की, कोई भी हरियाणा का एग्जाम हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रैक्टिस सेट, क्योंकि सेम सिलेबस है, थोड़े बहुत क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन देखो 25 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा जीके के। हरियाणा पुलिस के पेपर में भी आएगा, ग्रुप डी में भी आएगा, सीईटी मेंस के में भी आएगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो हम करने लग रहे हैं एचएसएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीईटी मेंस का हो, ग्रुप डी का हो या हरियाणा पुलिस का हो। फर्क इतना है भाई, सीईटी मेंस में थोड़ा सा टॉपिक अलग हो जाता है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे, रूरल मार्केटिंग वगैरह के। हरियाणा पुलिस में थोड़ा सा एग्रीकल्चर का अलग से टॉपिक, मान ली 5-10 क्वेश्चन ही चेंज होंगे, बाकी सारा पेपर सेम रहेगा। इसके अलावा आपको जो भी नई वैकेंसी आती है, कौन सा पेपर कब होगा, ये सारी जानकारी आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल से ले सकते हैं। और वो यूट्यूब चैनल है साहिल अपडेट्स के नाम से, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वो भी ज्वाइन कर ले। इस यूट्यूब चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलेगी, कौन सा पेपर कब देना है, कौन से फॉर्म निकले हुए हैं। साथ के साथ इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, नॉलेज हब 7900, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हर सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हरियाणा जीके की पीडीएफ मिलेगी, अलग अलग राइटर्स की पीडीएफ मिलेगी नॉलेज हब के टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका दिया गया है। तो हरियाणा सीईटी मॉक टेस्ट हम शुरू कर रहे हैं और 100 क्वेश्चन हम करेंगे इसमें डिटेल में, 1 बाय 1 सभी का सॉल्यूशन इसमें हम देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न दिया है ये, और ये दिया है 8वें वेतन आयोग के संबंध में। भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित 8वां वेतन आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करें। 8वां जो वेतन आयोग है उसके बारे में पहली स्टेटमेंट है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना है। बिल्कुल सही बात है, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग होने की संभावना है। आयोग में एक अध्यक्ष, एक सदस्य यानी कि अंशकालीन और एक सचिव शामिल होंगे। पूर्व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई को आयोग का अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है। ये 3 बातें दे रखी हैं 8वें वेतन आयोग के बारे में, 8th पे कमीशन के बारे में। इनमें से बताना है कि तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी गलत है। देखो, अब 8वां केंद्रीय वेतन आयोग की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई करती है। प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालीन सदस्य हैं और श्री पंकज जैन सदस्य सचिव हैं। प्रश्न के अंदर हमारा क्या दिया था, रंजना प्रकाश देसाई की जगह रंजन गोगोई दे रखा था, जो कि गलत था। ऑप्शन सी के अंदर दिया था ना, पूर्व न्यायमूर्ति रंजन गोगोई अध्यक्ष, नहीं, अध्यक्ष है इसके रंजना प्रसाद देसाई। ये अध्यक्ष न्यायमूर्ति है, ये भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये रंजना प्रकाश देसाई ये इसकी अध्यक्षता करेंगी। प्रोफेसर पुलक घोष इसके अंशकालीन सदस्य और पंकज जैन इसके सदस्य सचिव, यानी कि 3 मेंबर इसके, एक अध्यक्ष, एक सदस्य अंशकालीन सदस्य और एक सचिव, 3 सदस्य इसके अंदर। ठीक है, और नवंबर 2025 में अधिसूचित किए गए हैं, जो कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन की समीक्षा करेंगे। देखो, ये 3 सचिव इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं ये। प्रोफेसर पुलक घोष ये डाटा साइंटिस्ट है आईआईएम बेंगलोर में, और जिसके सेक्रेटरी है, सचिव है, वो पंकज जैन आईएएस अधिकारी है, पेट्रोलियम सचिव ये बना रखे हैं। ये 3 इसके सदस्य हैं, एक अध्यक्ष, एक अंशकालीन सदस्य और एक सचिव। ठीक है, ये सारी जानकारी है और ये सारी इसकी डिटेल दे रखी है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसकी, कि 18 महीने के अंदर इनको अपनी रिपोर्ट देनी है। नवंबर में ये कमेटी बनाई गई, 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट देंगे और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से प्रभावित होगी। ठीक है, ये सारी जानकारी दे रखी है 8th पे कमीशन के बारे में। अध्यक्ष याद रखना रंजना प्रकाश देसाई, जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुकी हैं। तो इसमें ये पहला भी सही था, दूसरा भी। यहाँ पर रंजन गोगोई की जगह रंजना प्रकाश देसाई आएगा। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो इसमें है केवल 1 और 2, पहली और दूसरी स्टेटमेंट ही इसमें सही है, बाकी इसमें गलत दिया गया है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का।
दूसरा प्रश्न देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में 2 बार राफेल लड़ाकू विमान उड़ान भरने वाले देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जो भारत की प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उसके बारे में उनके संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 स्टेटमेंट दे रखी है। पहला है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहली उड़ान 2024 में जोधपुर वायु स्टेशन से भरी थी। दूसरी उड़ान अक्टूबर 2025 में अंबाला वायु स्टेशन से भरी है। यह उड़ान भारतीय वायुसेना की 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो द्वारा संचालित की गई थी और राफेल विमान फ्रांस की डेसॉल्ट एविएशन कंपनी द्वारा निर्मित है। तो देखो, प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू है, इन्होंने हाल ही में अक्टूबर में अंबाला वायु स्टेशन एयरफोर्स स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी थी, राफेल की उड़ान भरी थी। और राफेल कौन सी कंपनी बनाती है? फ्रांस की है ये, डेसॉल्ट एविएशन कंपनी राफेल बनाती है। और जो उड़ान भरी थी अंबाला से, ये बनाई थी 17 स्क्वाड्रन गोल्डन एरो द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने 2024 में जोधपुर स्टेशन पर भी राफेल की उड़ान भरी थी। चारों ही स्टेटमेंट इसमें सही दी गई है, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है कि हाल ही में भारतीय पहलवान सुजीत कलकल चर्चा में रहे, इनके संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सुजीत कलकल के बारे में ये हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। पहली स्टेटमेंट है कि इन्होंने अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा है कि इन्होंने फाइनल मुकाबले में थाईलैंड के पहलवान जेलोव को पराजित किया है। तीसरा है कि इस प्रतियोगिता में 65 किलो वर्ग में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। सुजीत कलकल की ये जो अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 है, उसके बारे में पूछा गया है। ये देखो, भारतीय पहलवान सुजीत कलकल ने अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान, ये देखो कहाँ का है, ये उज्बेकिस्तान का पहलवान है, जिलालोव को 10-0 से हटाकर गोल्ड मेडल जीता है। 10-0 से हराकर सुजीत कलकल ने गोल्ड मेडल जीता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया था सुजीत कलकल ने। तो देखो, इसने अंडर 23 65 किलोग्राम भारत में, ये थाईलैंड का नहीं है, ये है उज्बेकिस्तान का। उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया था। तो ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन ए सही है और ऑप्शन सी सही है। इस प्रश्न का पहला और तीसरा दोनों सही है, दो आंसर होंगे, ए और सी दोनों सही है, डी नहीं आएगा। आंसर की में गलती से ऑप्शन डी आंसर लिखा गया जो गलत है। यहाँ पर उज्बेकिस्तान कर लो, फिर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। थाईलैंड की जगह उज्बेकिस्तान के पहलवान को हराया था इसने। आगे है प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 में जो है ये हमें मिलान करना है, कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। ये इधर त्योहार दे रखे हैं, इधर राज्य दे रखे हैं, किस राज्य में कौन सा त्योहार मनाया जाता है ये हमें बताना है इसके अंदर। ठीक है, ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। चाप चार कूट, धानु यात्रा, मकर विलक्कू और हरेली। देखो, एक होता है हरेली और एक है हरेला। हरेला तो मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर, ये ध्यान रखना। हरेला जो त्योहार है ये मनाया जाता है उत्तराखंड के अंदर। अब बताओ कौन सा त्योहार कहां पर कब मनाया जाता है ये हमें बताना है। तो एक चीज देखो, चाप चार कूट ये मिजोरम का है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा सकता है, पूछा गया है पहले, एसएससी ने कई बार पूछा है ये चाप चार कूट के बारे में। तो इसमें देखो, चाप चार कूट है ये मनाया जाता है मिजोरम के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। चाप चार कूट मनाया जाता है मिजोरम के अंदर। धानु यात्रा ये है उड़ीसा के अंदर। मकर विलक्कू ये केरला का है और हरेली छत्तीसगढ़ का है। और हरेला पूछ लेता तो वो उत्तराखंड का था। मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे के सारे। चाप चार कूट मिजोरम, धानु यात्रा उड़ीसा, मकर विलक्कू केरला और हरेली छत्तीसगढ़। अच्छा, मकर विलक्कू क्यों इंपोर्टेंट है? क्योंकि यह है सबरीमाला मंदिर के अंदर, जिसका केस चला था। सबरीमाला मंदिर है वहां पर बनाया जाता है ये। सबरीमाला मंदिर केरला के अंदर जो चर्चा में रहा था, इसलिए मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है वहां पे। तो क्या आएगा, पहले का आएगा 3 1 2 4, 3 1 2 4, 3 1 4, ये गलत है, 3 1 2 4 आएगा यहाँ पे। ऑप्शन डी के अंदर आएगा 3 1 2 4 करके, 3 1 2 4। ये चारों आपको नाम याद रखना है। चाप चार कूट मिजोरम का है, धानु यात्रा उड़ीसा का है, मकर विलक्कू केरल का है और हरेली है छत्तीसगढ़ का।
मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चारों के चारों फेस्टिवल, ध्यान रखने हैं किस राज्य से कौन सा मनाया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 5, और प्रश्न नंबर 5 जो दिया है ये दिया है स्पेशल छऊ नृत्य के बारे में। छऊ नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। छऊ नृत्य के बारे में तो पहला ऑप्शन है कि छऊ नृत्य की प्रमुख 3 शैलियां हैं, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला है। यह नृत्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। सरायकेली शैली में मुखुट्टे का प्रयोग नहीं किया जाता और इस नृत्य को यूनेस्को द्वारा इंटेंजिबल कल्चरल साइट के रूप में मान्यता दिया गया है। देखो छऊ नृत्य को बोलते हैं मुखुट्टा नृत्य भी। मुखुट्टा जो चेहरे पर मास्क लगाते हैं ना, वो मुखुट्टा नृत्य। ये आपने देखा होगा ना, बर्फी जो फिल्म थी उसके अंदर भी ये किया गया था छऊ नृत्य। छऊ नृत्य के बारे में बताना है कौन कौन सी 3 शैलियां इसकी बताई गई हैं, कहाँ कहाँ ये प्रसिद्ध है। हम एक बार डिटेल में देखते हैं इसका छऊ नृत्य के बारे में। देखो ये होता है छऊ नृत्य, ऐसे चेहरे पर मुखौटा लगाया जाता है। ये छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैली हैं, सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज। ठीक है, पहले ऑप्शन में यही चीज दे रखी थी, इसकी 3 शैली हैं, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। सरायकेला तो होती है झारखंड के अंदर, पुरुलिया होती है पश्चिम बंगाल के अंदर और मयूरभंज शैली होती है इसकी ओडिशा के अंदर। 3 राज्यों में प्रसिद्ध है ये छऊ नृत्य, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों में अलग अलग शैली है। सरायकेला शैली झारखंड में, पुरुलिया पश्चिम बंगाल और मयूरभंज ओडिशा के अंदर, और ये मुखौटे के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मयूरभंज जो शैली है इसमें मुखौटा नहीं होता, यानी कि जो ओडिशा वाली जो शैली है ना मयूरभंज, इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता। बाकी पुरुलिया और सरायकेला में मुखौटे का प्रयोग होता है। तो ये ही हमारा एक ऑप्शन था। ठीक है, देखो इसकी 3 शैलियां, पुरुलिया, मयूरभंज, सरायकेला, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में है। सरायकेला नहीं, ये आएगा मयूरभंज। मयूरभंज शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता और यूनेस्को द्वारा इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दिया गया है। यानी कि पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा स्टेटमेंट इसमें गलत है। तो इसने होता है कि सही चुनिए, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन सही है और ऑप्शन सी जो है वो गलत दिया है। मयूरभंज शैली में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता, बाकी दोनों में किया जाता है। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल का नाम है नॉलेज हब 7900, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको पीडीएफ मिलेगी, काफी सारा स्टडी मटेरियल वहां पर आपको मिलने वाला है। हरियाणा जीके के नोट्स मिलेंगे, हर सब्जेक्ट की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर, और इसमें दिया है कि राष्ट्रीय एकता दिवस भारत के किस महान नेता की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस तो यह मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में देखो, वल्लभ भाई पटेल जिन्हें आमतौर पर सरदार के नाम से जानते हैं, भारतीय वकील, प्रभावशाली राजनीतिक नेता थे। 1947 से 1950 तक भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया है। ठीक है, इसके बाद है कि नए स्वतंत्र देश में राष्ट्रीय एकता के प्रति उनकी प्रतिष्ठा अधिक थी और उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता था। उन्होंने भारत का एकीकरण करता, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। और उनके सम्मान में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से शुरू करा था ये भारत सरकार ने? 2014 से 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है और इन्हें भारत में नागरिक सेवाओं के संरक्षण संत के रूप में भी याद किया जाता है। ये सारी जानकारी है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 2014 से मनाना शुरू किया था भारत सरकार ने। तो प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, 31 अक्टूबर। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित देश और राजधानी विचार करना है। किस देश की क्या राजधानी है, यह बताना कौन सी सही सुमेलित है इनमें से। कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना, केन्या की अदीस अबाबा दे रखी है, नाइजीरिया की अबूजा दे रखी है और दक्षिण अफ्रीका की कैप टाउन दी गई है। इनमें से यह बताना है कौन से देश की राजधानी बिल्कुल सही दे गई है। ठीक है, तो हमें पता है कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है, बिल्कुल सही है। कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, अस्ताना है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है नाइजीरिया की राजधानी है अबूजा, ये भी बिल्कुल सही दे रखी है। नाइजीरिया, और नाइजीरिया की राजधानी क्या है, अबूबा है, ये भी बिल्कुल सही गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैप टाउन, ये भी सही है। यानी कि 1, 2 और 4 ये तीनों बिल्कुल सही दे रखे हैं।
गलत जो दिया है वो दिया है अदीस अबाबा के बारे में। देखो इसमें केन्या अदीस अबाबा ये इसमें गलत दिया गया है, क्योंकि केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी। केन्या की राजधानी क्या है? नैरोबी है। ठीक है। अदीस अबाबा किसकी राजधानी है? अदीस अबाबा एक अफ्रीकी देश की राजधानी है और उसका नाम क्या है? इथोपिया। इथोपिया देश की राजधानी है अदीस अबाबा। ठीक है। केन्या की राजधानी आएगी नैरोबी। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। केवल फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये सही दिए गए हैं। आगे है प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 देखो। प्रश्न नंबर 8 जो है वो है जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही चुनें। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था। बायोडाइवर्सिटी जो वर्ड है, ठीक है, तो इसका प्रयोग जो किया गया था उसके बाद 1985 में। उसके बाद जैव विविधता का आशय पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों की प्रजातियां आनुवांशिक और पारिस्थितिक विविधता से है। तीसरा है कि विश्व में जैव विविधता के संरक्षण हेतु कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्जन की स्थापना 1992 में रियो डी जेनेरियो रियो अर्थ समिट में की गई थी। और चौथा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। ये 4 स्टेटमेंट इसमें दे रखी है और इन चारों में से आपको यह बताना है कि कौन सी इसमें सही है और कौन सी इसमें गलत है। तो सबसे पहला है कि बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था। ये बिल्कुल सही है। वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया था, बिल्कुल सही है। यह शब्द का प्रयोग किया गया था, ये चीज ध्यान रखना है। जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी ये दी गई थी वाल्टर जी रोजन के द्वारा। लेकिन इसका जो परिभाषित किया था इसने वो किया था एडवर्ड विल्सन ने। विल्सन ने इसको परिभाषित किया था अच्छे से साइंटिफिक तरीके से, ये भी ध्यान रखना है। दूसरा है कि जैव विविधता का आशय है पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी जीवों की प्रजातीय आनुवांशिक और पारिस्थितिक विविधता से, बिल्कुल सही। बायोडाइवर्सिटी का मतलब यही है कि अलग अलग जितने भी प्रजाति हैं उनकी अलग अलग आनुवांशिक परिस्थिति सभी के बारे में। ठीक है, ये चीज इसमें ध्यान में रखना है। तीसरा है विश्व में जैव विविधता के संरक्षण हेतु रियो डी जेनेरो में अर्थ सम्मेलन हुआ था 1992 में। जैव विविधता से ब्राजील की राजधानी है रियो डी जेनेरियो, वहां पर हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है वो भी सही है। 1992 में रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट हुआ था। चौथा है कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है, ये गलत है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता गंगा ब्रह्मपुत्र पे नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है पश्चिमी घाट में। सबसे अधिक जैव विविधता भारत में कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में। यानी कि ऑप्शन डी गलत है। 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। तो कौन सी सही है? केवल 1 2 3 ये तीनों सही है। चौथी स्टेटमेंट है वो गलत है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है पश्चिमी घाट के अंदर। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट जो बोलते हैं, वहां पर सबसे अधिक जैव विविधता हॉटस्पॉट बोला जाता है पश्चिमी घाट को। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो 4 नंबर की स्टेटमेंट दे रखी है, ये पेपर में इतना ही पूछा जाता है भारत में सबसे अधिक जैव विविधता तो मिलेगी पश्चिमी घाट में। ये भी एक प्रश्न बनता अलग से। आगे है प्रश्न नंबर 9। खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फूड चेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खाद्य श्रृंखला जो होती है उसके बारे में। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का अपव्यय हमेशा उत्पादन से उपभोक्ता और फिर अपघटन की ओर होता है, बिल्कुल सही। खाद्य श्रृंखला मतलब जो हम खाते हैं वो सबसे पहले घास खाता है, फिर उसके बाद कोई जैसे सबसे छोटा है मान लो कीड़ा है, उसके बाद सांप को कोई और जानवर खाएगा, फिर बकरी के बाद शेर खाएगा, शेर के बाद इंसान आ जाएगा, ऐसे। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक यानी जो चीज बनाता है वहां से उपभोक्ता की तरफ और उपभोक्ता से अपघटक की तरफ होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में केवल एक ही खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, ये गलत है। ये क्लियरली गलत है। इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तीसरा है कि डिकम्पोज यानी कि अपघटक मृत पौधे और जंतुओं को विघटित करके पोषक तत्वों में लौटाते हैं। सभी खाद्य श्रृंखलाएं सूर्य की ऊर्जा पर निर्भर होती है। देखो सबसे पहली बात, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता और फिर अपघटन। जैसे पेड़ पर फ्रूट लग गया कोई भी, तो उत्पादक हो गया पेड़, हम उपभोक्ता हमने खा लिया और फिर उसको
निकाल दिया। तो ये हमेशा होता है, पहले ऊर्जा का प्रवाह पहले उत्पादक की तरफ जाएगा, फिर हमारे शरीर में, फिर अपघटक की तरफ। अपघटक जो होते हैं उनका क्या काम करते हैं, जो खराब जो गले सड़े पौधे जंतु हैं उनको पोषक तत्वों मिट्टी में मिला देते हैं। जैसे कीड़े लग जाते हैं ना, कोई चीज पड़ी है उसको गड़ा देते हैं, ऐसे ये भी सही है। सभी खाद्य श्रृंखलाएं सूर्य, बिल्कुल सूर्य के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। सारी खाद्य श्रृंखलाएं सूरज से चलती हैं। पहली सही है, ठीक है, तीसरी सही है और चौथी सही है। ऑप्शन ए उत्तर आएगा। दूसरी क्यों गलत है? देखो पारिस्थितिक एक ही खाद्य श्रृंखला, देखो शाकाहारी की खाद्य श्रृंखला अलग होएगी, मांसाहारी लोगों की अलग खाद्य श्रृंखला पाएगी, और जो सर्वाहारी है उनकी अलग श्रृंखला पाएगी। कुछ ऐसे हैं जो केवल शाकाहारी चीज खाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मांसाहारी, कुछ ऐसे दोनों खाते हैं, तो सभी की अलग अलग मिलेगी। जल में रहने वालों की अलग खाद्य श्रृंखला मिलेगी, ठीक है। तो जो दूसरी स्टेटमेंट है ये गलत दे रखी है इसके अंदर। बाकी पहली, तीसरी और चौथी ये बिल्कुल सही दी गई है। यानी कि क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला है प्रश्न नंबर 10। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून है, उससे भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर वर्षा अधिक क्यों होती है? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ा है। पूर्वी घाट हवा की दिशा में समानांतर है। तो इसका सबसे बड़ा क्या कारण है कि पश्चिमी घाट जो है वो हवा को रोक लेता है, जिसके कारण वहां पर बारिश होती है। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 10 का। प्रश्न नंबर 11 है कि उत्तरी गोलार्ध में उष्णकटिबंधीय चक्रवात की हवा किस दिशा में चलती है? ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा, ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिण गोलार्ध। तो ऊपर वाले में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात चलेगा वो किस दिशा में चलेगा? वो चलेगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी से उल्टा, और दक्षिण में चलेगा घड़ी की दिशा में। तो ये क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 का। प्रश्न नंबर 12 देखो, अलग अलग स्टेटमेंट दे रखी है और ये बताना कौन सा सही है कौन सा गलत है। भारतीय संविधान से अपनाया गया प्रावधान, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा एक जोड़ा गलत है जो भारतीय संविधान के बारे में दे रखा है? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत कनाडा से लिया था, ये गलत है। पहला ही गलत है इसके अंदर, ठीक है। डीपीएसपी ये आयरलैंड से लिए गए थे। मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिए गए थे। और आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटेन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना डी वाला भी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। इसने पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, कौन सा एक गलत है? तो गलत है पहले वाला, पहला गलत है। अब क्या गलत है ये बताना है इसमें, क्योंकि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये कनाडा से नहीं लिया गया, ठीक है, ये कनाडा से नहीं लिया गया। तो ऑप्शन ए जो है इसमें वो बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी ये भी सही है, डीपीएसपी आयरलैंड से, मौलिक अधिकार अमेरिका से और रूल ऑफ लॉ ये ब्रिटेन से लिए गए थे। कनाडा से हमने क्या लिया था? कनाडा से हमने ली थी संघीय शक्ति। कनाडा से हमने क्या ली थी? संघीय शक्ति। संघीय शक्ति यानी कि जो फेडरल बोलते हैं, फेडरलिज्म सिस्टम, ये लिया था। अवशिष्ट शक्तियां, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सारा हमने कनाडा से लिया था, ठीक है। संघीय प्रणाली जो है ये हमने कनाडा से ली थी। गवर्नर जो है, ये सारी चीजें, राज्यसभा के सदस्यों का नामकरण, ये सारी चीजें हमने कनाडा से ली है। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया कि मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? 4 स्टेटमेंट है, 3 सही दे रखे हैं मौलिक अधिकारों के बारे में और 1 गलत है। हमें यह बताना है कि गलत कौन सी है मौलिक अधिकारों के बारे में। ये निरंकुश नहीं लेकिन परिसीमित है, बिल्कुल। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया, बिल्कुल। ये उच्चतम द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा रक्षित और प्रत्याभूत है, सही है। ये अलंघनीय स्थायी है, ये गलत है। स्थायी कुछ भी नहीं है भाई संविधान के अंदर, संविधान में स्थायी कुछ भी नहीं है। तो कौन सा कथन गलत है इसमें? ऑप्शन ए जो दिया है ये गलत है। बाकी दूसरा, तीसरा और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 14 है कि वाणिज्यिक बैंक यानी कि जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं किस प्राथमिक बैंक को उधार देते हैं? कमर्शियल बैंक जो होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, वो किन लोगों को उधार देते हैं? हैवी इंडस्ट्री को,
कृषि लघु उद्योगों को, फॉरेन कंपनी को या आपातकालीन स्थिति में सरकार को। देखो सरकार को तो देने से रहे, विदेशी कंपनियों को नहीं देंगे, हैवी उद्योगों को नहीं देंगे। वाणिज्यिक बैंक है, ये होते हैं खेती वगैरह से संबंधित, खेती से, छोटे मोटे उद्योगों से, उनसे संबंधित। तो जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं ये उधार देते हैं कृषि को और लघु उद्योगों को। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब 7900 करके आपको पीडीएफ मिलेगी। काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। आ गया प्रश्न नंबर 15। कौन सा कथन डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई के संबंध में सही है? डीपीआई के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह सरकार द्वारा विकसित एक ढांचा है जो डिजिटल पहचान, भुगतान प्रणाली और डेटा साझाकरण को सक्षम बनाता है। आगे है कि भारत में आधार कार्ड, यूपीआई और डिजिलॉकर डीपीआई के प्रमुख उदाहरण हैं। तीसरा है डीपीआई का उद्देश्य सरकारी सेवाओं का केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित रखना है। चौथा है कि भारत को G20 में डीपीआई का वैश्विक मॉडल कहा गया है। देखो इसमें अगर हमें ना भी पता हो तो भी एक चीज ध्यान रखो, देखो कोई भी ऐसी चीज तो है ही नहीं जो शहरी क्षेत्रों तक सीमित हो। सरकार का काम है ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुंचाई जाए, तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट है वो गलत है, केवल शहरी क्षेत्रों में नहीं आएगा, ये पूरे भारत की बात हो रखी है। डीपीआई का मतलब क्या है? जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर जैसे हम डिजिलॉकर हो गया, यूपीआई हो गए, ई आधार कार्ड हो गए, ये सारा कुछ। तो पहली भी स्टेटमेंट सही है, दूसरी भी स्टेटमेंट सही है इसके अंदर, और चौथी स्टेटमेंट भी सही है। तीसरी स्टेटमेंट है जो गलत है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन बी 1, 2 और 4 ये 3 स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही दी गई है डीपीआई के बारे में। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 16 और यहां से अब हम शुरू करेंगे हरियाणा जीके। हरियाणा जीके है कि हड़प्पा घाटी सभ्यता के सतलों में से निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में प्राचीनतम है? देखो चारों के चारों हरियाणा में है, फतेहाबाद में है, हिसार में है, ठीक है। इनमें से सबसे पुराना कौन सा है? भिडाना, राखी गढ़ी, बनवाले, कुनाल। हरियाणा में सबसे प्राचीनतम हड़प्पा स्थल कौन सा है ये हमें बताना है। वो आएगा भिडाना, ठीक है। कौन सा आएगा? भिडाना इसमें आएगा ऑप्शन ए करके। ये चारों के चारों हरियाणा में है, चारों की चारों जो साइट हैं वो हरियाणा में है। इसने पूछा है कि सबसे पुराना, तो सबसे पुराना जो आएगा वो आएगा भिडाना, ऑप्शन ए करके। कहां पर है ये? फतेहाबाद के अंदर। फतेहाबाद के अंदर है, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे है भिडाना। इसके बाद एक और है राखी गढ़ी, ये भी ध्यान रखना। सबसे पुराना तो माना जाता है भिडाना, ऑप्शन ए उत्तर आएगा इसका, भिडाना। प्रश्न नंबर 17 है कि बुद्ध के समय में हरियाणा के किस स्थान पर 5 बौद्ध विहार थे? 5 बौद्ध विहार बुद्ध के समय में कहां पर थे हरियाणा के अंदर? तो ये थे सुग के अंदर, ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 18 है हरियाणा में जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की भूमिका प्रमुख थी? जैन धर्म के प्रचार प्रसार में किस संत की प्रमुख भूमिका थी? संत लोकाचार्य, संत राघवदेव, संत रामदास या संत लोहाचार्य? तो वो थी संत लोहाचार्य की। प्रश्न नंबर 18 ऑप्शन डी, संत लोहाचार्य। प्रश्न नंबर 19 है कि महमूद गजनवी की मृत्यु के बाद उसके पुत्र मसूद ने किस वर्ष हरियाणा के हांसी पर आक्रमण किया? हांसी पर आक्रमण किया था मोहम्मद गजनू के पोते ने, मसूद ने। कब किया था ये पूछा है। मोहम्मद गजनवी के पोते ने हांसी पर आक्रमण कब किया था? तो ये किया था 1037 में, 1037 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 20 है ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हरियाणा के जेलदार कौन थे? ब्रिटिश शासनकाल में हरियाणा के जेलदार कौन थे? नंदराम सैनी, राव तुलाराम या सर छोटूराम? तो वो थे चौधरी नंदराम सैनी। चौधरी नंदराम सैनी हरियाणा के जेलदार थे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान। प्रश्न नंबर 21 दिया है किसने झज्जर में रिफा ए आम सोसाइटी का गठन किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल थे?
रिफा ए आम सोसाइटी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों के सदस्य शामिल थे। इसका गठन हुआ था झज्जर के अंदर। किसने बनाई थी पार्टी? श्री राम शर्मा ने, पंडित हरिशंकर तिवारी, पंडित ब्रिजलाल शर्मा या पंडित दीनदयाल शर्मा? तो रिफा ए सोसाइटी, और इसका गठन किया था पंडित दीनदयाल शर्मा ने। पंडित दीनदयाल शर्मा, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। प्रश्न नंबर 22 है कि 1966 में जब हरियाणा बना, हरियाणा संघर्ष समिति किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट करी थी? हरियाणा संघर्ष समिति ने किसके नेतृत्व में संत फतेह सिंह से भेंट करी थी? धर्मवीर चौधरी देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा या फिर प्रताप सिंह? तो वो थे चौधरी देवीलाल, चौधरी देवीलाल। ठीक है, प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है कि समतल व तरंगित मैदान समुद्र तल से कितना ऊंचा है? समतल और तरंगित मैदान समुद्र तल से कितने ऊंचाई पर होते हैं? 200 से 300 मीटर, 200 से 250 मीटर, 250 से 300 मीटर या 300 से 350 मीटर? तो ये होते हैं लगभग 200 से 300 मीटर। 200 से 300 मीटर, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का। प्रश्न नंबर 24 है कि हरियाणा में पहाड़ी भाषा में चो किसे कहा जाता है? चो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये सीटी के अंदर पूछा गया था अभी भी। चो यमुना और घग्गर मैदान का उपजाऊ भाग, अरावली के पथरीले प्रदेश, गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित गड्ढों को या फिर बालू के टिब्बों को? तो चो कहा जाता है गिरिपाद मैदान में नदियों द्वारा निर्मित गड्ढों को, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने हरियाणा में कितनी जलवायु का उल्लेख किया है? जलवायु कितनी थी हरियाणा में व्लादिमीर कोपेन के अनुसार? इसने हरियाणा में 2 करी है, ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। प्रश्न नंबर 26 है कि साहिबी नदी को किस नाम से भी जानते हैं? साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है? दृशदवती, कावेरी, कुमुदवती या जगदात्री? साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है, ये हमें बताना है। इनमें से देखो, आपने दृशदवती नाम सुन रखा है, ठीक है, और इसका अब ये पूछा है कि साहिबी नदी का दूसरा नाम क्या है, ये हमें बताना है इसमें से। साहिबी नदी, देखो पहले दृशदवती नदी है, ये किसका नाम है? चोटांग नदी का। साहिबी नदी को कहा जाता है एक तो जगदात्री भी कहा जाता है, दूसरा नजफगढ़ का नाला, नजफगढ़ का नाला ये भी साहिबी नदी को कहा जाता है, क्योंकि नजफगढ़ के नाले के रूप में जाके खत्म हो जाती है नजफगढ़ के अंदर। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है कि हरियाणा में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? हरियाणा में पहली कृषि जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1968, 69, 1970, 71, 75, 76 या फिर 80, 81? तो हरियाणा में पहली कृषि जनगणना, और ये लगभग हुई थी 1968, 69 के अंदर। 1968, 69 में के तकरीबन ये पहली हरियाणा में कृषि जनगणना हुई थी। लेकिन जो इसका एग्जैक्ट आंसर जो हम देखेंगे, देखो 1968, 69 में शुरू हुई थी, लेकिन हुई कब थी पूरी? तो ये हुई थी 1970, 71 के अंदर। आपको दोनों ही इसके सही, देखो गूगल करोगे आपको 1968, 69 मिलेगा, गूगल आप करोगे तो आपको 68, 69 मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसका जो प्रॉपर जो करेक्ट आंसर होगा वो हुआ था 1970, 71 के अंदर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा प्रश्न नंबर 27 का। प्रश्न नंबर 28 है कि हरियाणा में रेनवैक्सी लेबोरेटरी का हेड ऑफिस कहाँ है? तो ये है गुड़गांव के अंदर, गुरुग्राम के अंदर, ऑप्शन डी। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 ज्वाइन करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आपको पीडीएफ मिलेगी, काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा, हर सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ आपको वहां पर मिलने वाली है। प्रश्न नंबर 29 देखो, हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कब किया गया? मतलब है कि जिस समय उद्घाटन हुआ उस समय सीएम हरियाणा के थे मनोहर लाल खट्टर, ये ध्यान रखना है। तो हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन कब हुआ था? दिसंबर 2016, फरवरी 2017, अप्रैल 2017, जून 2017? तो ये हुआ था फरवरी 2017 के अंदर,
फरवरी 2017 के अंदर हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र का उद्घाटन हुआ था। प्रश्न नंबर 29 का आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि जींद जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना तो हरियाणा में 7 जिले थे और उन 7 जिलों में एक जिला था जींद। तो जींद बना था 1 नवंबर 1966 को। तो उस समय उसका क्षेत्रफल कितना था? देखो, जींद की सीमा रेखा में कोई चेंजमेंट नहीं किया गया। तो जींद का क्षेत्रफल था 2702 वर्ग किलोमीटर। 2702 वर्ग किलोमीटर जींद का क्षेत्रफल था 1 नवंबर 1966 को, जब गठन हुआ था। अब फिलहाल का क्षेत्रफल इसका 2702। प्रश्न नंबर 31 है कि चिड़िया का रेत में नहाना किस शगुन की ओर संकेत करता है? ये एक हरियाणवी कहावत। देखो ना, चिड़िया देखते हो उनके बारे मिट्टी में ऐसे करती रहती है। तो चिड़िया का रेत में नहाना किस शगुन, मतलब अच्छे काम के लिए संकेत करती है? शुभ सूचना आना, वर्षा होना, या फिर लक्ष्मी आना? तो चिड़िया का रेत में नहाना यह होता है वर्षा होना, बारिश होने को संकेत करते हैं। ऑप्शन सी उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 32 है, दरगाह चहार कुतुब कहाँ स्थित है? चहार कुतुब दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है हांसी के अंदर। हांसी तो अब जिला बन गया है, हांसी डिस्ट्रिक्ट बोला करो अब आगे से। हरियाणा का प्रथम सफल सांग कौन सा है? सफल, शीला सेठानी, कृष्णलीला, पद्मावत, या फिर ये सभी? तो यह है शीला सेठानी। ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 33 का। प्रश्न नंबर 34 है, और ये मंदिर और कौन सा मंदिर कहां पर है ये हमें मैच करना है। ये मंदिर है और ये उनकी लोकेशन है। 4 मंदिर दे रखे हैं, 4 जगह दे रखी है, कौन सा मंदिर कहां पर है ये हमें इसमें बताना है। कमलनाथ तीर्थ जगाधरी के अंदर, प्राची तीर्थ, ओहो कमलनाथ तीर्थ तो कुरुक्षेत्र के अंदर भाई। कमलनाथ तीर्थ कुरुक्षेत्र के अंदर, प्राची तीर्थ पेवा के अंदर, कपाल मोचन जगाधरी में, गौड़िया मठ कुरुक्षेत्र के अंदर। तो क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। कपाल मोचन है जगाधरी के अंदर, गौड़िया मठ है कुरुक्षेत्र का उत्तरी तट पर, कमलनाथ है कुरुक्षेत्र के अंदर है, और प्राची मठ है पेहवा के अंदर। ऑप्शन ए उत्तर होगा प्रश्न नंबर 34 का। प्रश्न नंबर 35 देखो, हरियाणा का धौलेड़ा निवासी वैद्य शंकर लाल ने किस संस्कृत उपन्यास की रचना करी जिसका प्रकाशन 1985 में किया गया था? वैद्य शंकर लाल ने किस संस्कृत उपन्यास की रचना करी जिसका प्रकाशन 1985 में किया गया था? तो वो है शशि प्रभा। शशि प्रभा उपन्यास, संस्कृत उपन्यास रचना करी थी शंकर लाल ने, 1985 में इसका प्रकाशन हुआ था। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 35 का। प्रश्न नंबर 36, राज्य सरकार द्वारा इजराइल कृषि कार्य योजना के तहत 12वां उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ में स्थापित किया गया। तो गिगनाऊ कहां पर है? इंडो इजराइल के तहत हरियाणा के गिगनाऊ में, और गिगनाऊ किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो गिगनाऊ कहां पर है? भिवानी के अंदर, लोहारू के पास, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है गिगनाऊ। प्रश्न नंबर 37 देखो, राज्य सरकार द्वारा किस स्थान पर दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा परियोजना के सहयोग से 887 एकड़ से अधिक क्षेत्र में एकीकृत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की स्थापना की जा रही है? इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब दिल्ली मुंबई जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर है वहां पर हरियाणा का एक हिस्सा है जिसको फायदा मिलेगा, और ये मिलेगा नारनौल को। नारनौल कहां पर है? महेंद्रगढ़ के अंदर, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर होगा प्रश्न नंबर 37 का। प्रश्न नंबर 38 देखो, वर्ष 2025-26 में हरियाणा सरकार द्वारा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? जो हरियाणा का बजट आया था 2025-26 का, उसमें हरियाणा सरकार द्वारा सिंचाई और जल संसाधन, इरिगेशन और वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट को कितने पैसे दिए गए थे? कितने करोड़? तो वह 6000 करोड़, 6024.72 करोड़, 6024.72 करोड़। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट को पैसे मिले थे इतने।
प्रश्न नंबर 39 देखो, हरियाणा राज्य में वर्तमान में कुल कितने राशन डिपो चल रहे हैं? देखो, तो डाटा बदलता रहेगा। आगे राशन डिपो अभी और खोलने की संभावना चले, फिलहाल तो है 9,500। ठीक है, फिलहाल 9,500 है, आगे और बढ़ने की संभावना है, सरकार ने अनुमति दे दी है इस चीज के लिए। प्रश्न नंबर 40 है, वित्त वर्ष 2025-26 में हरियाणा में कितने नए हरहित स्टोर स्थापित किए जाएंगे? कितने स्टोर स्थापित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे 750। देखो, प्रश्न 40 पूरे, और यहाँ हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हुई। हरियाणा जीके के हमने 25 प्रश्न करे हैं। ये जो 25 प्रश्न हमने करे हैं, ये हर पेपर में आएंगे। हरियाणा सीईटी का मेंस का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे हरियाणा पुलिस का हो, HSSC और HPSC जो पेपर लेगी उसमें हरियाणा जीके आएगी, और ये ही हरियाणा जीके के प्रश्न आएंगे। तो ये मत सोचना कि ये अलग पेपर, हमारा पेपर नहीं। हरियाणा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हरियाणा जीके के प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे पेपर में, ध्यान रखना। अब आगे हम प्रश्न करेंगे जनरल साइंस के। जनरल साइंस रेलवे के पेपर में जरूर पूछी जाती है। अगर आप रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करें तो जनरल साइंस पेपर में जरूर आएगी। तो रेलवे के स्टूडेंट भी ये जनरल साइंस जरूर कर ले। प्रश्न नंबर 41, सुपर कंडक्टर की विशेषता क्या होती है? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सुपर कंडक्टर? हाई रेजिस्टेंस होता है, जीरो रेजिस्टेंस होता है, चुंबक के क्षेत्र को आकर्षित करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रवाह रुक जाता है। देखो, सुपर कंडक्टर का काम क्या होता है? सबसे अच्छे तरीके से बिजली को प्रभावित करना। देखो, कंडक्टर होता है जिसके अंदर से बिजली पार हो जाती है, जिसमें करंट फ्लो करता है। सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर का मतलब होता है जिसके अंदर कोई प्रतिरोध ना हो, जिसमें शून्य प्रतिरोध हो, ये होता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर का काम ही होता है करंट का फ्लो करना। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 41 का। प्रश्न नंबर 42 दिया है, जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर पूरी तरह अवशोषित हो जाता तो उस सतह को क्या कहते हैं? When light strikes a surface and is completely absorbed, what is the surface called? जैसे सीधा सा है, जैसे प्रकाश की लाइट किसी बॉडी पर टकराई और अगर कोई भी प्रकाश की रेज रिफ्लेक्ट नहीं हुई तो उसका रंग कैसा हो जाता है उस चीज का? ब्लैक। तभी तो बोलते हैं गर्मियों में ब्लैक कपड़े नहीं डालने चाहिए। तो उस बॉडी को बोलते हैं ब्लैक बॉडी, जहां जो प्रकाश को कंप्लीटली अब्जॉर्ब कर लेती है। गर्मियों में इसलिए ब्लैक शर्ट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि वो सारा का सारा प्रकाश अब्जॉर्ब कर लेती है, प्रकाश का कोई हिस्सा बाहर नहीं जाता, इसलिए ब्लैक बॉडी उसको कहा जाता है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 का लिंक मिलेगा। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, आपको पीडीएफ मिलेगी हर सब्जेक्ट की, चाहे आप जीके लो, जीएस लो, हरियाणा जीके लो, हिंदी, इंग्लिश, जिस सब्जेक्ट की आपको पीडीएफ चाहिए सारी मिलेगी। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल पर जाना और उसकी हिस्ट्री में चेक करना। इसके अलावा अगर आपको कोई स्पेशल पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन आप करें। आगे है क्वेश्चन नंबर 43, एक्स-रे किसके कारण उत्पन्न होती है? एक्स-रे, वाई रे, गामा रे, ये सारी होती है, अल्फा रेज। तो एक्स-रे कैसे उत्पन्न होती है ये हमें इसमें बताना है। परमाणु के इलेक्ट्रॉन में संक्रमण से, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन कोलिजन, या फिर रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन। देखो, रेडियो एक्टिविटी डिसइंटीग्रेशन जो है ना, यहां से तो निकलती है अल्फा गामा ये रेज, रेडियो एक्टिव से। तो हमसे पूछा एक्सरे, और एक्सरे निकलती है ट्रांजिशन इन एटम्स, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम। ऑप्शन ए उत्तर। देखो, साइंस के जो प्रश्न है ना जनरल साइंस के, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए गए हैं, क्योंकि कई बच्चों को साइंस इंग्लिश में समझ में आती है, कई को हिंदी में। हरियाणा जी के तो सब हिंदी में ही पढ़ते हैं, तो इस वजह से साइंस के क्वेश्चन जो है सारे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रखे गए हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, प्रश्न नंबर 44, यदि किसी वस्तु को प्रकाश की गति के समीप चलाया जाए तो उसके लिए समय किस प्रकार व्यवहार करेगा? इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट, हाउ डज टाइम बिहेव फॉर इट? अगर कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से चल रही है, लाइट की स्पीड क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
इस स्पीड से अगर कोई व्यक्ति चल रहा है तो उसके समय क्या होगा, समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो समय क्या हो जाएगा उसके लिए, कम हो जाएगा, टाइम स्लो डाउन हो जाता है, समय उसके लिए धीरा हो जाता है, धीमा हो जाता है, स्लो डाउन। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हुई आपस में मिलती हैं और अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता के क्षेत्र बनाते हैं तो इसे क्या कहते हैं। अब इंग्लिश में पढ़ो। व्हाट इट इज कॉल्ड व्हेन टू लाइट वेव्स ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन मीट एंड फॉर्म रीजन्स ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। दो लाइट रे एक ही साथ एक ही डायरेक्शन में जा रही और जब मिलके मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी बनाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। देखो, दो लाइट आपस में मिलेगी तो वो होगा इंटरफेरेंस। क्या होगा, इंटरफेरेंस उसको कहा जाता है। देखो, साइंस तो कोशिश करना इंग्लिश में ही करी जाए, साइंस के जो वर्ड है वो इंग्लिश में ही सही समझ में आएंगे। इंटरफेरेंस उसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पीरियोडिक लॉ को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया था। पीरियोडिक लॉ को सबसे पहले किसने व्यवस्थित किया था, डाल्टन, मेंडलीव्स, मोजले या फिर बोहर। तो पीरियोडिक लॉ को दिया था मेंडलीव्स ने। किसने दिया था, मेंडलीव्स ने। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 46 का। क्वेश्चन नंबर 47 है, हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो, इंग्लिश में और हिंदी में सेम नाम आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंक्रीजिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की ऊर्जा बढ़ाना, ऑर्बिटल्स की दिशा बढ़ाना, स्थिरता और समिति बढ़ाना, इलेक्ट्रॉन की संख्या घटाना। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मुख्य उद्देश्य है इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी एंड सिमेट्री, स्टेबिलिटी और जो सिमेट्री है उसको बढ़ाना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 48, एरोमेटिक कंपाउंड को स्थायित्व क्यों प्रदान है। Why do aromatic compounds gain stability? एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हो स्टेबल क्यों होते हैं, तो वो होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। यह है सिग्मा बॉन्ड्स की अधिकता, पाई इलेक्ट्रॉन्स के चक्रीय विबंधन, बड़े आकार के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स के, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, साइक्लिक डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, अमोनिया यानी कि NH3 और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3 के बीच बनने वाला बॉन्ड कैसा है। व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया NH3 और BF3 के बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनके अंदर बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। NH3 और BF3 के बीच में बनेगा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन सी आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 का। आगे है क्वेश्चन नंबर 50, किसी सह संयोजक बंध को ध्रुवीय होना किस पर निर्भर करता है, यानी कि पोलर। या ध्रुवीय हिंदी में मजा नहीं आता, पोलर सही है। व्हाट डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। देखो, पोलैरिटी ही हिंदी में लिखा जाएगा, इसको ध्रुवीय गलत है, ये पोलैरिटी ही बोला जाता है। किसी भी कोवलेंट बॉन्ड की पोलैरिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, बॉन्ड लेंथ, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू एटम्स, टेम्परेचर और बॉन्ड एंगल। व्हाट डिटरमाइंस द पोलैरिटी ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड की जो पोलैरिटी होती है वो होती है दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता के अंतर पर, द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू एटम्स। ये होती है पोलैरिटी ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 है कि मानव शरीर की कौन सी हड्डी फनी बोन के नाम से जानी जाती है। फनी बोन, विच बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज नोन एज फनी बोन। फनी बोन कौन सी होती है,
ह्यूमेरस, अल्ना, रेडियस या फिर टिबिया। फनी बोन, तो फनी बोन होती है अल्नर नर्व के, और ये होती है मेनली अल्ना। अल्नर नर्व जो होती है ना, वहां पर इसको बोलते हैं, हमारी बाजू के अंदर होती है ये, ठीक है। ह्यूमेरस जो होती है वहां उसके पास, हमारा जो हाथ होता है जो मुड़ता है हाथ, वहां पर होती है ये अल्ना, ठीक है। इसको फनी बोन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, रक्त में उपस्थित फाइब्रोनोजन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फिब्रोनोजन इन ब्लड? खून के अंदर जो फिब्रोनोजन होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमें बताना है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का वहन करना, ब्लड का थक्का जमाना, प्रोटेक्शन अगेंस्ट जर्म्स या फिर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। फाइब्रोनोजन का काम क्या होता है? फाइब्रोनोजन का मुख्य काम होता है रक्त का थक्का जमाना, जो विटामिन के होता है उसकी सहायता से। जैसे हमारे शरीर में खून बहेगा तो फिब्रोनोजन वहां पर ऐसे जो ऐसे जाली सी बना देगा, खुरंड बोल देते हैं जिसको, वो फिब्रोनोजन से होता है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है, खून बहने से रुकता है। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। पीडीएफ मिलेगी, काफी सारा स्टडी मटेरियल, सब कुछ यहाँ पर मिलने वाला है नॉलेज हब पर। टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका पावर हाउस क्यों कहा जाता है? दे सिंथेसाइज प्रोटीन, दे प्रोड्यूस एटीपी, दे रेगुलेट सेल डिवीजन, दे प्रोड्यूस एंजाइम। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये बनाते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ये बनाते हैं, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 53 का। क्वेश्चन नंबर 54 है कि पौधों में ट्रांसपिरेशन की दर को कौन सा कारक घटाता है? विच फैक्टर reduces the rate of transpiration in plants? हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग वाइंड, हाई ह्यूमिडिटी या फिर लाइट इंटेंसिटी? तो ये होता है उच्च आर्द्रता, हाई ह्यूमिडिटी। हाई ह्यूमिडिटी है जो पौधे के अंदर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को कम करता है। प्रश्न नंबर 55 है, काई MOSS मोस किस समूह से संबंधित है? काई जो होती है हमारी नीलहरित शैवाल जैसे बोल देते हैं इसको, ये क्या होती है, किससे है? तो ये होती है ब्रायोफाइटा। क्या होती है ये? ब्रायोफाइटा होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे 15% थे जनरल साइंस के जो हमने करे हैं, हर पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। आगे है प्रश्न नंबर 56 और यहां से हमारी शुरू होती है रीजनिंग। रीजनिंग प्लस मैथ्स दोनों के मिलाकर अब हम करेंगे 25%। 12% रीजनिंग के आएंगे, 13% मैथ के आएंगे। रीजनिंग और मैथ के अब हम प्रश्न करेंगे, पहले रीजनिंग करेंगे फिर गणित करेंगे। तो प्रश्न नंबर 56 है रीजनिंग का। पहला प्रश्न है, यदि गणेशन को ये लिखा जाता है तो राजेश को कैसे लिखा जाएगा? गणेशन को लिखा गया, देखो अब इसमें ध्यान से देखो, जी है, इस जी को कैसे लिखा लास्ट में, ए है, इसको सेकंड लास्ट, एन एन, ई ई, एस एस, ठीक है। मतलब क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। तो अब हम कैसे करेंगे इसमें, राजेश है तो सबसे पहले आखिरी वाला एच, फिर एस, फिर ई, फिर जे, फिर ए, फिर ई, HSEJAR, HSEJAR, यानी कि ऑप्शन डी आंसर, उल्टा कर दिया, पहला अक्षर लास्ट में, लास्ट अक्षर पहले। प्रश्न नंबर 57, फाइंड द ओड वन आउट। फाइंड द ओड वन आउट, ये हमें बताना इनमें से अलग कौन सा है, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, जिमी कार्टर या टोनी ब्लेयर। तो ये बताना है कौन सा अलग है। देखो ये सारे के सारे इसमें से नाम देखोगे तो बिल क्लिंटन,
ये अमेरिका का राष्ट्रपति था, जॉर्ज बुश था, जिमी कार्टर था। ठीक है, ये सारे के सारे अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा अलग है ये हमें इसमें से बताना है, तो वो आएगा ऑप्शन सी, टोनी ब्लेयर। टोनी ब्लेयर इनमें से अलग है। ठीक है, सबसे पहले कौन सा था, जॉर्ज वाशिंगटन बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 58 देखो, फाइंड द ओड वन आउट। मस्तिष्क, आंख, हाथ, आंख, कान, पैर, ब्रेन, हैंड, आई, ईयर, लेग। ये प्रश्न बहुत जबरदस्त प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पेपर में अगर पहले पूछा जा चुका है। देखो सारे शरीर के अंग हैं, मस्तिष्क भी हैं, हाथ, आंख, कान, पैर, लेकिन इसमें फर्क क्या है। देखो ये हाथ, आंख, कान, पैर, हैंड, आई, ईयर, लेग, ये सारे होते हैं किसमें, पेयर के अंदर। किसमें होते हैं, जोड़े के अंदर। दो हाथ हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, दो पैर हैं, मस्तिष्क एक ही होता है। तो ऑप्शन ए उत्तर होगा। क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 देखो, ये सीरीज दे रखी है और यहां पर लास्ट में क्या आएगा ये हमें बताना है। 45 के बाद में क्या आएगा। अब इसमें देखो 17 से 19 गए, 31 से 30 गए, कोई सीक्वेंस नहीं बन रही भाई। 17 से 19 दो बढ़ा दिया, फिर कितना 12 बढ़ा दिए, फिर 1 घटा दिया, फिर 15 बढ़ा दिए। अब देखो इधर 17 से 31 गए तो कितने जोड़ दिए, 14। 19 से 30 गए तो कितने जोड़ दिए, 11। 31 से 45 गए तो फिर 14। यानी कि देखो 17 से 19, 17 से 31 और 31 से 45 कितना कितना जोड़ दिया, 14। तो ऐसे ही 19 से 30 गए तो कितना जोड़ दिया, 11। तो 30 से 11 जोड़ेंगे, आगे क्या आएगा, 41। तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 देखो, ये सीरीज पूरी करनी है। देखो इसके अंदर 3 ही अक्षर दिख रहे हैं हमें, ए बी सी, ए बी सी, और कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो सी बी ए सी ए बी सब कही है ना, तो 3 3 के जोड़े बना लो। क्या आएगा, सी ए बी, बी ए सी ए बी, फिर बी ए सी, फिर सी ए बी, फिर बी ए सी बी सी बी। तो सॉरी ये पहला ए है ना, ए सी बी सी बी, ए सी बी सी बी, ऑप्शन सी। ए बी सी ये सारा रिपीट हो रखा है, सी ए बी, बी ए 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 सी, ये बन रहा बार बार। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 61 देखो, ये दे रखा है और इसमें बताना यहाँ पे क्या आएगा। अब देखो कोई लॉजिक नहीं है इसके अंदर, सीधा समझने का है। ए के बाद एक छोड़ के बी है, एम के बाद एक छोड़ के एन, आर के बाद एस, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, तो यू के बाद वी। क्या आएगा यहाँ पे, वी, ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न नंबर 62, ये है दिशा का सवाल, डायरेक्शन का, और इसको हम करेंगे ऐसे। देखो डायरेक्शन क्वेश्चन आते पहले ऐसे डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब भगाते रहो। मिस्टर एक्स वॉक्स, मिसिज एक्स वॉक्स 20 मीटर ईस्ट, ईस्ट इधर है, कितनी गई, 20 गई। देन टर्न लेफ्ट, मुड़ गई, 15 मीटर गई। देन टर्न राइट, फिर दाएं मुड़ गई, फिर 25 मीटर गई। फिर राइट मुड़ गई, मतलब नीचे की साइड, फिर आगे 15 मीटर। अब ये पूछा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बताओ। देखो 15 मीटर वापस ऊपर गई थी, तो 15 मीटर वापस नीचे आ गई। ये 20 है, ये 25 है, तो टोटल कितने होगा, 20 और 25 मिलाकर 45। कितना हो गया टोटल दूरी, 45। ये एकदम सामने आएगी क्योंकि 15 मीटर गई थी इधर, 15 मीटर ही वापस आ गई। तो टोटल दूरी कितनी होगी पहले पॉइंट से लेकर, 45। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 62 का। प्रश्न नंबर 63 देखो, फैमिली रिलेशन का है। एक्स वाई का पिता है, वाई जेड का भाई है, जेड ए की माँ है, एक्स का इसे संबंध। एक्स क्या है, ये बाप है किसका, वाई का। वाई भाई है किसका,
जड़ का। जड़ माँ है किसकी? ए की। तो ये दोनों बहन भाई हैं, तो जड़ का बाप कौन हो गया? एक्स। तो ए की माँ है जड़ और जड़ का बाप है एक्स, तो क्या लगेगा इसका? ये नाना। पैटर्नल मैटरनल ग्रैंडफादर होता है ये, मैटरनल ग्रैंडफादर नाना लगेगा। हिंदी में सही है अपने रिश्ते नाते, नाना दादा, इंग्लिश में सब कुछ एक ही बोल देते हैं, नाना लगेगा इसका, ध्यान रखना। क्लास की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है नॉलेज हब 7900 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, काफ़ी सारी पीडीएफ, काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल आपको वहां पर मिलने वाला है। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। अगला है क्वेश्चन, ये है कथन निष्कर्ष का। दो कथन दे रखे हैं, दो निष्कर्ष, कौन सा सही है ये हमें इसमें बताना है। देखो पहला है कि ऑल काइट्स आर लाइट। ऑल काइट्स आर लाइट, ये सारे काइट जो हैं वो क्या हो गए? लाइट हो गए। ऑल लाइट्स आर मून, सारी लाइट क्या हो गई? मून हो गई। ठीक है। सम मून्स इज काइट, मून का कुछ हिस्सा काइट में है, बिल्कुल। देखो मून के अंदर ही तो काइट है, तो सम मून इज काइट बिल्कुल सही है। सम लाइट इज काइट, सम लाइट इज काइट, बिल्कुल, ये देखो इसके अंदर ही तो है, लाइट के अंदर ही तो काइट है, ये भी सही है। एक और दो दोनों का अनुसरण करता है, तो क्या आएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 देखो, और प्रश्न नंबर 65 में दिया है कि लड़कों की एक पंक्ति में सचिन बाएं से 21वां नंबर और राहुल दाएं से 12वां है। उनके स्थान आपस में बदलने पर राहुल दाएं से 17वां हो जाता, तो पंक्ति में कितने बच्चे हैं? देखो सचिन बाएं से 21वां, ये लेफ्ट, ये राइट। यहां से सचिन का नंबर कितना है? 21, और राइट से राहुल का नंबर कितना है? 12। जब आपस में बदल गए तो अब राहुल यहां आ गया, और अब ये राइट से कितना नंबर हो गया? 17वां नंबर। तो यानी कि 21 लेफ्ट से 21, राइट से 17वां, तो 21 और 17 कितना हो गए? 38 माइनस 1, तो कितने बच्चे हैं टोटल? 37, क्योंकि दोनों में एक बच्चा कॉमन है ना, दो बार। भाई लेफ्ट से जोड़ा तो राहुल 21वें नंबर पर, राइट से जोड़ेंगे तो 17वें नंबर पर राहुल, दोनों बार एक दोनों में जुड़ गया, लेफ्ट वाले में भी राइट वाले में। तो 21 और 17 38, एक घटा दो 37, तो टोटल कितने बच्चे हैं लाइन में? 37, 37, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 65, सॉरी प्रश्न नंबर 66, और यहां से अब हमारा शुरू होता है मैथमेटिक्स। अब हम गणित के सवाल देखेंगे, लगभग 10 से 15 सवाल देखेंगे, सवाल नंबर 80 तक 15 सवाल हम गणित के करने वाले। गणित का पहला सवाल है, एक अर्ध गोलाकार कटोरा स्टील का बना है और इसकी मोटाई है 2 सेंटीमीटर। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरे को बनाने में प्रयुक्त स्टील का आयतन बताओ। देखो इसमें क्या है, जैसे हम घर के अंदर जो कटोरी रखते हैं ना, वो है ये। ठीक है, ऐसे कटोरी है। अब इसकी मोटाई दे दी, हमें पूछा स्टील का आयतन, स्टील मतलब जो बर्तन बना हुआ है। अब इसका आयतन कैसे निकलेगा? पूरी कटोरी का आयतन बाहर का और कटोरी के अंदर का आयतन घटा देंगे, तो जो स्टील है उसका आयतन निकल जाएगा। अब देखो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। हमने दो रेडियस निकलेगी, देखो आंतरिक रेडियस दे दी 3 छोटा आर, अंतर त्रिज्या दे दी 3, मोटाई दे दी 2, तो बाह्य त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 3 जमा 2 टोटल 5। भाई कटोरी देखी होगी ना आपने, उसके जो किनारे होते हैं वो मोटाई होती है उसकी, अंदर से 3 सेंटीमीटर, तो बाहर से नापेंगे तो कितना होगा? उसकी मोटाई जुड़ जाएगी, 3 और 2 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब हमें दोनों का अंतर निकालना है, बाह्य आयतन कटोरी का और माइनस आंतरिक आयतन। तो ये क्या होगा फार्मूला? 2/3 पाई बाह्य आयतन माइनस 2/3 पाई आंतरिक आयतन का, इन दोनों का अंतर हमें निकालना है। देखो 2/3 पाई से 2/3 पाई कॉमन आएगा, तो हमारा जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा 2/3 पाई इंटू बड़ा आर की क्यूब माइनस छोटा आर की क्यूब। बड़ा आर का मान है 5 की क्यूब और छोटा है 3 की क्यूब, ये करना है। देखो 2/3 पाई का मान लेना है 22/7, 125 5 की क्यूब और छोटे की क्यूब 3 की क्यूब 27 बनेगी, तो 125 27 के बाद कितना बनेगा? ये 98। 125 में से 27 गया तो, क्योंकि बड़े आर की क्यूब माइनस छोटे आर की क्यूब, 5 का क्यूब और 3 का क्यूब का अंतर, ये काटें तो कितना आएगा? 14।
14 को 2 से गुणा करेंगे, 14 दूनी 28, 28 गुणा 22 बटे में 3, तो ये लगभग आएगा 205 के तकरीबन। लगभग ये उत्तर आएगा 205 206 के तकरीबन। फार्मूला ध्यान रखना, ये लगेगा 2/3 पाई बड़ा आर की क्यूब माइनस छोटा आर की क्यूब। बड़ा आर का हो जाएगा 3 जमा 2 करके 5, छोटा आर क्यूब रहेगा 3, बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या का क्यूब। ठीक है, 205.33 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी करके। आगे है प्रश्न नंबर 67। देखो सवाल नंबर 67 देखो, इसमें जो चीज दे रखी है, ब्याज जो है वो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। 10,000 रुपए की एक राशि 1.5 साल के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर बताओ। When interest is compounded 6 monthly, ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, ये सवाल है। अगर ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, टाइम क्या हो जाएगा डबल और रेट हो जाएगी आधी। तो टाइम दे रखा है 1.5 साल, यानी कि डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, टाइम लेंगे हम 3, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 10%, तो वो हो जाएगी आधी, तो कितनी हो जाएगी 5। अब हमें सवाल कैसे निकालना है, हमारा सवाल बच गया, टाइम लेना है 3 साल का और रेट लेनी है 5%। 10,000 रुपए है, ठीक है। अब इसको हम निकालेंगे ट्री वाले मेथड से। सबसे पहले साल 5% की दर से कितने रुपए मिलेंगे, 500 रुपए। दूसरे साल 500 रुपए, और इस 500 का ब्याज कितना आएगा, 25 रुपए। तीसरे साल फिर 500 रुपए, फिर इस 500 का ब्याज 25 रुपए, इस 500 का ब्याज 25 रुपए, और इस 25 रुपए का 5% निकालेंगे, कितना आएगा 1.25। अब ये जो ऊपर के 500 है 3, ये तो हो गए साधारण ब्याज 1500 रुपए, और जो सारा है ये सारा है चक्रवर्ती ब्याज, सारा मिला के। और हमसे पूछा इनका अंतर, तो अंतर क्या बचेगा, ये जो नीचे के बच गए ना 25 25 25 और 1.25, ये अंतर है। 25 25 दूनी 50, 25 या 75, और 1.25 जोड़ेंगे तो 76.25। साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ये बचेगा नीचे वाला। जो ट्री वाला मेथड है सबसे बेस्ट है साधारण CI/SI का अंतर निकालने का। 10,000 रुपए थे, पहले साल 5% की दर से 500 रुपए, दूसरे साल 5% की दर से 500 रुपए, और इस 500 पे कितने मिलेंगे 25 रुपए का ब्याज। तीसरे साल 10,000 रुपए 500 रुपए, इस 500 पे 25 रुपए, इस 500 पे 25 रुपए, और जो 25 रुपए थे इसका भी 5% यानी कि 1.25। CI टोटल है सारा का सारा चक्रवृद्धि ब्याज, ये ऊपर वाले जो 1500 रुपए है ये साधारण ब्याज है, तो नीचे का जो बच गया वो सारा CI-SI है, तो ये होगा 76.25, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर आ जाएगा, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 76.25। सवाल नंबर 68 देखो, सबसे छोटी 4 अंकों की प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। अब 1000 से आगे बढ़ते जाओ, और जो अभाज्य संख्या वो हमें बतानी है सबसे छोटी कौन सी आएगी। देखो सबसे छोटी जो संख्या आएगी वो आएगी 1009। अब कैसे देखना है, देखो सबसे पहले 1000 से शुरू करेंगे हम, 1000, फिर आएगा 1001। 1001 जो है ये किसका मल्टीपल है, 7 11 और 13। 1001 किससे भाग होगा, 7 11 और 13 से। फिर आएगा 1002, ये 2 है तो सम संख्या हो गया, ये तो होने से रहा। 1003 ये कटेगा 17 से, 1003 कटेगा 17 से। फिर आएगा 1004, ये तो सम संख्या हो गई तो अभाज्य होने से रही। फिर आएगी इसके बाद आगे 1005, ठीक है, 1005 5 से कटेगी। 1006 सम संख्या होगी, 1007 ये कटेगी 19 से। देखो 1001 कटेगी 7 11 13 से, 1003 कटेगी 17 और 59 से, सारी अभाज्य आपस में ये। 1007 कटेगी 1953 से। 1008 सम संख्या, तो 1009 जो 1 से और 1009 से, तो सबसे छोटी 4 अंक की अभाज्य संख्या बनेगी 1009। इस सवाल का मुख्य उद्देश्य जो था वो था आपको ये संख्या याद करनी, 1001 1003 और 1007। पेपर में सीधा सवाल आता है 1001 से भाग करना कुछ भी, तो संख्या 7 11 13 से कटेगी, 1003 वाली 17 और 59 से कटेगी, 1007 वाली 19 और 53 से कटेगी। ये तीनों संख्याएं आपको ध्यान रखनी है।
तो 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या वो आएगी 1009। ये मत सोचना भाई 9 लास्ट में तो 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी, ये ध्यान रख लेना। सवाल नंबर 69 देखो। 14 पुरुष एक काम को 6 दिन में करते हैं और 20 महिलाएं उस काम को 8 दिन में करती हैं। ओके। 7 पुरुषों ने काम शुरू किया और 3 दिन बाद सभी ने काम बंद कर दिया। यदि काम को 6 दिन में पूरा करना है तो शेष काम पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं लगानी चाहिए? देखो इसके अंदर क्या दिया है, यहां सोल्व करते हैं। 14 मैन जो है वो 6 दिन का काम कितने के बराबर है? 20 वोमेन के 8 दिन के बराबर है। यहां से एम और डब्ल्यू का रेशियो निकालेंगे, मेल और फीमेल का। एम बटे डब्ल्यू निकालेंगे तो 14 बटे 6 नीचे चला जाएगा। काट दो अब इसको, आपस में कटे तो 2 तिया 6, 2 दाएं 20, 2 साते 14, 2 चौके 8, 10 चौक 40 बटे 21। मेल बटे फीमेल एम बटे डब्ल्यू का अनुपात आ गया 40-21, यानी कि एम का मान 40 लेना है, डब्ल्यू का 21 लेना है। ठीक है, एम बटे डब्ल्यू आ गया 40 बटे 21। अब आगे दे रखा है कि 7 आदमी काम शुरू करते हैं और 3 दिन में काम करते हैं। तो 7 आदमी 3 की क्षमता, 7 आदमी की वैल्यू कितनी? 40। तो 7 गुणा 40, 7 चौक 28 दिया, 8 दिया 24 और 3 दूनी 6, 7 8, 840 आदमियों ने काम कर दिया 840 यूनिट। काम पूरा होना है 6 दिन के अंदर, 3 दिन का काम और बच गया। वो महिलाएं लगानी है 21 की क्षमता से x। लेकिन अब देखो m बटे डब्ल्यू है 40 बटे 21, तो पहले टोटल काम निकाल दो। 14 आदमी 6 दिन में करते हैं, यानी कि 14 गुणा में 40 गुणा में 6। टोटल काम भी तो निकालना है। 14 गुणा m गुणा 6 करा था तो m की वैल्यू 40 रख दो, या फिर 20 वोमेन 21 की एफिशिएंसी से 8 दिन में। बात बराबर है, बात बराबर है। तो अब निकालो इसको, इन दोनों की गुणा बराबर आएगी, कितनी आएगी वो देखो। अब 14 चौक 56 गुणा 6, 560 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा? 6 6 36, 6 5 30 और 3 33। टोटल काम आ गया 3360। 3360 टोटल काम है। और आदमी 7 आदमियों ने 3 दिन में कितना करा था? 840 काम करा था। तो कितना काम रह गया? कितना काम रह गया? ये 2520 काम रह गया। 2520 काम है, 6 दिन में x महिलाएं करेंगी 21 की एफिशिएंसी से। तो 2520 काम बराबर 6 दिन में x महिलाएं 21 की एफिशिएंसी से करेगी, यानी कि 6 गुणा में 21, 21 से काट दो 21 काम, 21 21 दूनी 42, 6 से काटो कितना आएगा? 6 दूनी 12 20। तो कितनी महिलाएं लगानी चाहिए? 20 महिलाएं। ऑप्शन ए उत्तर आएगा। सवाल नंबर 70 है। ये लंबाई दे रखी है, इनको मापने के लिए अधिकतम संभव, यानी कि इनका HCF निकालना है। सीधी सी बात है भाई, ऐसा कौन सा एक स्केल लें जिससे सारी लंबाई हम माप सकें। 1 मीटर भी नेपनी है, 20 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 90 सेंटीमीटर। तो देखो अगर हम 30 सेंटीमीटर का लेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर नहीं नाप पाएंगे, 45 का लेंगे तो ये नहीं नाप पाएंगे। 10 का एक ऐसा है जो सारी संख्याओं को भाग देगा। 10 सेंटीमीटर का हमने स्केल ले लिया तो उससे हम 20 सेंटीमीटर भी मापेंगे, 3 मीटर भी, 90 सेंटीमीटर भी। तो वो क्या आ जाएगा? 10। ऑप्शन बी। सवाल नंबर 71 देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये, जिसमें बच्चे जानबूझ के गलती कर देते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को बेचकर उसके विक्रय मूल्य का 30% लाभ कमाता। अब देखो लाभ कमाया उसने विक्रय मूल्य का। भाई लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ है 30% का, मान के चलो 30% का मतलब अगर कोई व्यक्ति वस्तु की कीमत x रुपए थी और उसने उसको 100 रुपए में बेच दिया, इस विक्रय मूल्य का 30% लाभ, यानी कितने रुपए का लाभ पर बेची इसने? विक्रय मूल्य के 30 के। तो क्रय मूल्य कितना होएगा? -30 करेंगे तो 70 रुपए। विक्रय मूल्य का लाभ दे रखा है, तो मतलब अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया था तो 100 का 30% 30 रुपया, तो क्रय मूल्य कम हो जाएगा 70 रुपए। तो 70 वाली चीज 100 में बेच दी तो कितना प्रॉफिट होगा? 30/70 गुणा में 100, 3/7 होगा 42 सही 6/7%। ऐसे निकलेगा। ये मत कर देना कि 100 की चीज 130 में बेच दी तो 30/13 कर दो, वो गलत हो जाएगा।
इसने बोल रखा है विक्रय मूल्य का 30%। विक्रय मूल्य अगर हमने 100 रुपये मान लिया सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 70 रुपये, क्योंकि विक्रय मूल्य का 30% कितना होगा 30, तो एक कम ही तो होगा क्रय मूल्य हमेशा। लाभ है 30%, 70 रुपये की चीज 100 में बेच दी, 30 रुपये का लाभ है, तो लाभ बटे क्रय मूल्य होता है हमेशा, जो नॉर्मल हम लाभ निकालते हैं, इसने विक्रय मूल्य पर दे दिया, तो 3/7 गुणा में 100, ऑप्शन सी उत्तर होगा। सवाल नंबर 72 देखो, काफी अच्छा सवाल है ये। एक क्यूबॉइड का आयतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन बताएं यदि लंबाई और चौड़ाई 10% और 20% कम होती है और ऊंचाई 30% बढ़ जाती है। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब इसको हम दो तरीके से करते हैं। एक तो पहला हमारा x + y + xy/100, जो चीज बढ़ रही है उसको प्लस में, कम हो रही है उसको माइनस में। लंबाई भी कम हो रही है तो एक बार x और y में लंबाई रख लो, ये लंबाई और ये चौड़ाई, इससे जो वैल्यू निकलेगा उसको इस ऊंचाई के साथ ये फार्मूले में रख दो। पहला तो है ये तरीका। दूसरा है लेंथ मान ली भी हमने 10, ब्रेड्थ भी 10 और हाइट भी 10 10 मान ली, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा LBH करके 10 × 10 × 10 करेंगे तो 1000 हो गया ओरिजिनल क्यूबॉइड का। अब इसने क्या कहा कि इसकी लंबाई 10% कम हो गई, लंबाई पहले 10 थी तो 10 का 10% करेंगे, एक कम हो गया तो अब लंबाई आ गई 9। चौड़ाई 20% कम हो गई तो 10 का 20% कम करेंगे, कितनी आ गई 8। ऊंचाई 30% बढ़ गई तो 10 से 30% बढ़ाएंगे, कितनी हो गई 13। इसकी सारे की गुणा करेंगे, 9 8 72 और 72 को 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 और ये बनेगा 936। पहले क्यूबॉइड की वॉल्यूम थी 1000, अब आ गई 936, तो कितनी चेंज हो गई 64। 64% निकालना है तो 64 बटे ओरिजिनल वॉल्यूम गुणा में 100, 2 0 से 2 0 कट गए, 64 बटे 10 करेंगे यानी कि 6.4%। आयतन में कितना परिवर्तन आया 6.4% का। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 72 का। समझने का देखो, ये LBH हम बराबर मान सकते हैं, ये मत सोचना क्यूबॉइड दे दिया तो क्या, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 10 का 10% निकल जाएगा, 10 का 20%, 10 का 13%, सारा निकल सकता है। क्लास की PDF के लिए आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब 7900 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आपको PDF मिलेगी, काफी सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। सवाल नंबर 73 देखो, काफी अच्छा सवाल है। एक व्यापारी ए है जो नगद खरीद पर अंकित मूल्य के 25% की छूट देता है। व्यापार कोई चीज खरीद रहे हैं कैश देके, तो जो MRP है उस पर 25% की छूट है। व्यापारी बी है, वो भी अंकित मूल्य पर 20% की छूट और साथ में 4% नगद छूट देता है। यदि व्यापारी ए द्वारा दी गई छूट व्यापारी बी द्वारा दी गई छूट से 360 रुपए अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। कोई एक ही चीज है, मान लो टॉफी है, दोनों दुकान वालों ने सेम रेट रख दिया 100 रुपए। पहले वाले ने तो कहा कि मैं 25% छूट पे दूंगा, दूसरे ने कहा कि मैं 20% छूट पे दूंगा। उसके बाद अगर आप कैश देते हो तो जो अमाउंट है उस पर 4% की एक्स्ट्रा छूट दूंगा आपको, ठीक है। तो व्यापारी ए ने छूट ज्यादा दी थी 360 रुपए बी के कंपैरिजन में, तो ये बताओ वस्तु का अंकित मूल्य क्या था। ये सारी चीज दे रखी है, इसमें एक चीज दे रखी कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, ये है सारा सवाल यहां का, ठीक है। ये हमने बताना है। मान के चलो पहली वस्तु थी 100 रुपए की, MRP 100 रुपए था, पहले दुकान वाले ने 25% छूट दे दी, तो कितने रुपए में बेची इसने 75 रुपए में बेच दी। दूसरे दुकान वाले ने दी इस पे 20% की छूट, 80 रुपए की कीमत हो गई। इसके साथ साथ ये कह रहा है कि वो 4 रुपए की छूट 4% छूट देगा कैश डिस्काउंट, यानी कि 80 पर 4% छूट और देगा। तो 80 का 4% कितना निकलेगा, 80 का 4% निकलेगा 3.2। 80 का 4% और छूट दी है उसने, 80 रुपए के ऊपर दी है कैश डिस्काउंट। उसने कहा था भाई 100 रुपए की चीज है, 20% डिस्काउंट दे रहा हूँ 80 रुपए की, और कैश खरीदेगा तो 4% और दूंगा। तो यानी कि 80 का 4 3.2 और घटा दो, तो 80 में से 3.2 गए, तो अब कितने में बेचेगा ये बचेगा 76.8 रुपए में। पहले वाला बेच रहा था 75 रुपए में, ये इसने दी है 76.8 रुपए, ठीक है। यानी कि पहले वाले का डिस्काउंट देखो, डिस्काउंट का अंतर दे रखा है, तो पहले वाले ने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया है 25 रुपए का, इसने कितने का दिया है 20 और 3 23 23.2 रुपए का।
डिस्काउंट का अंतर दे रखा है ना, तो 25 और 23.2 में अंतर कितना है, 1.8 का। समझ गए? 1.8% की वैल्यू कितने बराबर है, 360 के बराबर। हमने 100 माना था ना, तो 100 की वैल्यू निकालनी है। 1.8 गुणा में 100, ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगी। 18 दूनी 36, यानी कि कितना आ जाएगा, 20,000 रुपए। सवाल सिर्फ इतना था कि इसने कैश डिस्काउंट दिया है 4% का। 100 रुपए वस्तु का एमआरपी था, तो इसने 25% छूट, यानी कि 25 रुपए की छूट दे दी, 75 में बेचेगा। दूसरे ने कहा कि 100 रुपए की चीज थी, मैंने पहले तो दी 20 रुपए की छूट, 80 हो गया। अब अगर तू इसको नगद खरीदेगा ना 80 रुपए में, तो मैं तेरे को 4% और ऑफ दूंगा। तो 80 का 4% यानी कि 3.2 रुपए की छूट और दी थी। इसने टोटल छूट दी थी 25 रुपए की, इसने छूट कितनी हो गई, 20 प्लस 3.2, 23.2 रुपए की। इन दोनों के डिस्काउंट का अंतर दे दिया, कितना है, 1.8, और इसका मान दे दिया 360। एमआरपी 100 माना, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगा 20,000, ऑप्शन डी करके। आगे है सवाल नंबर 74। सवाल नंबर 74 है एवरेज का। इन सभी का एवरेज 11 है, तो एक्स का मान 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा, 11 गुना 5 55, 8 से 14, 14 14 28 और 7 35, 35 जमा एक्स बराबर 55, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा, 20, यानी कि ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 74 का। सीधा सा सवाल था ये तो। सवाल नंबर 75 देखो, एक पुलिसकर्मी एक चोर का, देखो पुलिस और चोर का सवाल तो बहुत आता है पेपर के अंदर। चोर की गति है 8 किलो, पुलिस की गति 8 किलोमीटर, चोर है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। पुलिस वाला 6 मिनट बाद दौड़ा तो कितनी दूर पड़ी, आप कर लेना खुद से सोल्व। चोर पुलिस का बहुत आता है ये, ठीक है। 1 किलोमीटर का फर्क है, 6 मिनट में पहले कितना दौड़ेगा, उसके बाद टोटल कितनी दूरी आएगी, ये हमें इसके अंदर बताना है। और इसका उत्तर जो आएगा हमारा, वो आएगा 5.6 किलोमीटर। खुद से कर लेना। ये देखो, ये सोल्व करना है, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ये गुणा का निशान है, एक्स नहीं है, गुणा का निशान है ये। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, एक में से 0.8 गए तो क्या बचेगा, 0.2 जमा 1/5 किसके बराबर होता है, 0.2 के बराबर। तो ये कितना हो गया सारा, 0.4। बाहर क्या है, माइनस का निशान, तो ये हो गया माइनस का। ये देखो 1/2 गुणा में 1.2 गुणा में 1, ये है 1.2 गुणा में 1/4, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 4 तिया 12, 3/10 यानी कि 0.3। आगे है 1.6, तो 1.6 में 0.3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 1.9। 1.9 में से 0.4 गया तो कितना बचेगा, 1.5। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए। पहले ये ब्रैकेट, फिर ये ब्रैकेट, फिर ये गुणा वाला, फिर ये माइनस का, फिर जोड़ का, ऑप्शन ए। सवाल नंबर 73 देखो, एक व्यक्ति ने $1200 साधारण ब्याज पर उतने साल के लिए लिया जितने साल की दर थी, यानी कि रेट और टाइम बराबर दे दिया। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में 432 ब्याज रुपए चुकाए तो प्रतिवर्ष ब्याज की दर क्या थी। सीधा सा सवाल है। देखो ब्याज दे दिया, ब्याज गुणा में 100, 1200 रुपए लिए थे साधारण ब्याज के ऊपर, 1200 रुपए लिए थे ना। फार्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर और समय दोनों बराबर दे रखे, एक्स एक्स मान लिए, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो करी कितनी बचेगी, 12x²। किसके बराबर आ गया ये, 432 के। किसके बराबर है ये, 432 रुपए जो ब्याज दे रखा उसके। डॉलर छोड़ दो ये दो, 432 को 12 से भाग देंगे भाई, 12x² किसके बराबर आ गया, 432 के। तो x² किसके बराबर आएगा, बटे में 12, तो 12 तिया 36 और 12 छिक 72, x² आ गया 36 के। तो x कितना आएगा, 36 का रूट करेंगे तो 6। तो दर भी कितनी आएगी, 6%। समय पूछ लेता, समय भी कितना आएगा, 6 वर्ष, क्योंकि दर और समय दोनों का मान बराबर दे रखा है, इसलिए हमने x मान लिया था। ऑप्शन डी उत्तर होगा। सवाल नंबर 78 देखो कि एक बैठक में 350 स्काउट्स को दूध दिया गया, प्रत्येक को 10 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर वाला एक बेलनाकार गिलास में दूध दिया गया। यदि दानकर्ता को 250 रुपए प्रति लीटर की दर से दूध खरीदा हो तो कितनी राशि खर्च हुई। स्काउट्स की जगह आदमी मान लो, मिल्क वाज सर्व टू 350 इन ए मीटिंग, मिल्क वाज गिवन ईच ऑफ देम इन ए सिलेंड्रिकल ग्लास ऑफ बेस। एक देखो, एक गिलास है सिलेंड्रिकल शेप का जो हम रखते हैं ऐसे, ठीक है। इसकी त्रिज्या दे दी 10 और ये दे दिया 15,
तो गिलास का आयतन निकलेगा, दूध उतना ही तो डलेगा उसके अंदर जितना आयतन है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। देखो इसमें स्काउट्स की संख्या 350, गिलास की त्रिज्या 10, ऊंचाई और ये रेट दे दिया, ठीक है, रेट। उसके बाद आगे देखो बेलन का आयतन क्या है, पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला होता है, और 1 लीटर में पूछा, देखो लास्ट में रेट दे रखा हो, लीटर के अंदर दे रखा, तो 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के बराबर होता है 1 लीटर। टोटल लागत क्या होगी, लीटर में कुल मात्रा गुणा प्रति लीटर लागत। तो पहले तो गिलास का आयतन निकलेगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर और एच, आर है 10, तो यहाँ से इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे, टोटल वॉल्यूम आ जाएगा ये, गिलास का टोटल वॉल्यूम आ गया, यानी कि एक गिलास में इतना सेंटीमीटर गया, यानी कि इतना लीटर दूध गया, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि इसको 1000 से भाग देंगे तो क्यूबिक सेंटीमीटर में बन जाएगा, तो 350 बंदों को जाएगा तो 350 से गुणा हो जाएगी। भाई एक व्यक्ति को इतना वॉल्यूम गई है तो 350 को इतना चला जाएगा, तो नहीं गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसको लीटर में बनाएंगे तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो 1000 से भाग दे दो, लीटर में बता दिया सारा डाटा, तो कितना टोटल कितना लीटर हो गया, 1650 लीटर। दूध का भाव कितना है, 50 रुपये, तो 1650 को 50 से गुणा करें कितना आएगा, 8250, ठीक है, तो कितनी आएगी, 82,500 रुपये। ये सारा सवाल आपको डिटेल में सॉल्यूशन दिया है, अब देख लो अच्छे से। अब एक छोटी सी क्या चीज है, ये 250 रुपये नहीं है, ये रुपीज का निशान है, रुपये 50, 50 रुपये लीटर है ये, ध्यान रखना, इसलिए 82,500 उत्तर आएगा। ये 250 की जगह कितना रख लेना, 50, ये आगे रुपए का निशान है ये। सवाल नंबर 79 देखो, अजय ने गणित और विज्ञान में 9:13 में नंबर मिले, उसे गणित विज्ञान में गणित की तुलना में 16 अधिक मिले, तो गणित में कितने अंक थे। देखो मैथ्स और साइंस कितना है, 9 और 13, कितने का अंतर है, 4 का, 4 की वैल्यू कितनी है, 16, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी दे दी, 4, तो गणित का है 9, तो 9 गुणा 4 9 चौक 36, सीधा सा है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा 79 का। सवाल नंबर 80 गणित का आखिरी सवाल है, एक आदमी अपनी 25% राशि गवा देता है, 100 रुपए थे, 25% उसने गवा दी, कितने बच गए, 75, शेष राशि का 60% खर्च कर देता है, इसका 60% खर्च कर कितना बच गया, 40%, तो 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 15, 15 दूनी 30, अब कितने रुपए बच गए, 30, लेकिन बचने कितने चाहिए, 360, कितना गुना दे दिया, 12 गुना, तो पहले भी कितनी थी, 12 गुना 100 करेंगे कितने रुपए थे पहले उसके, 1200 रुपए थे, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये गणित के सवाल थे। क्लास के पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। गणित का पूरा हो गया, अब आगे हिंदी और इंग्लिश, 10% इंग्लिश के और 10% हिंदी के। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 81, प्रश्न नंबर 81, और यहाँ से अब हमारी शुरू होती है हिंदी। अब हम 10 प्रश्न करेंगे हिंदी के और उसके बाद 10 प्रश्न करेंगे हम इंग्लिश के। तो प्रश्न नंबर 81 है जो हिंदी का पहला प्रश्न है। इसमें पूछा गया है, ये मुहावरा लोकोक्ति दिया गया है, इसका अर्थ बताना है। आगे नाथ ने पीछे पगहा, आगे नाथ ने पीछे पगहा, यानी कि जिसके आगे पीछे कोई ना हो, मतलब क्या हो गया इसका, पूर्ण रूप से स्वतंत्र, पूर्ण स्वतंत्र, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 81 का। आगे है प्रश्न नंबर 82, और प्रश्न नंबर 82 में दिया है, जिसे किसी बात को जानने की इच्छा हो उसे क्या कहते हैं, किसी बात की जानने की इच्छा हो तो उसको बोलते हैं जिज्ञासु, जिसको किसी बात की जानने की इच्छा हो, जिज्ञासु। नास्तिक वो होता जो भगवान को नहीं मानता, तो ऑप्शन बी उत्तर होगा इसका। प्रश्न नंबर 83 है, घाट घाट का पानी पीना, ये एक लोकोक्ति है और इसका क्या अर्थ है। देखो हम कई बार अपने डेली जीवन में बोल देते इसने तो घाट घाट का पानी पी रखा है, यानी कि हर जगह से इसने ट्राई कर रखा है, यानी कि इसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, हर चीज का ज्ञान, मतलब इसको बहुत ज्यादा अनुभव है, बहुत अनुभव। घाट घाट का पानी पीना मतलब हर किसी चीज में ट्राई कराने की एक्सपीरियंस होना। आगे है प्रश्न नंबर 84, प्रश्न नंबर 84 दिया है, ये एक पंक्तियां दे रखी है और इसमें आपको अलंकार बताना है, कौन सा अलंकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून।
देखो इस दोहे में है श्लेष अलंकार, क्योंकि यहाँ पे पानी शब्द का प्रयोग 3 बार हुआ है और तीनों ही बार अलग अलग अर्थ हैं। मोती के लिए इसका अर्थ है चमक, मनुष्य के लिए इसका अर्थ है इज्जत या प्रतिष्ठा, और चूना के लिए इसका अर्थ है जल। और एक ही शब्द के कई अर्थ निकलने के कारण यहाँ पर श्लेष अलंकार है। एक ही शब्द के जब अलग अलग अर्थ निकले तो कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर पानी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ होते हैं। मोती के लिए पानी का अर्थ होता है चमक, यानी कि पानी का चमक को कांति होती है वो। मनुष्य के लिए इज्जत प्रतिष्ठा। चूना उसके लिए जल होता है। ठीक है, तो ये रहीमदास जी का एक दोहा है और इसमें कि रहीमदास जी इस दोहे से यह संदेश देते हैं कि मनुष्य को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना मनुष्य, मोती और चूना तीनों का कोई मूल्य नहीं रहता, वे व्यर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो श्लेष अलंकार इसके अंदर दिया गया है, मोती मानस चून के अंदर इसमें। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन डी, श्लेष अलंकार। ये जो पानी शब्द दिया गया है, ठीक है, इसका अर्थ है 3 अलग अलग अर्थ है। अगला है प्रश्न नंबर 85। अली और अली का समरूपी भिन्न अर्थक, यानी कि अली का क्या मतलब और अली का क्या मतलब है। तो छोटे ई वाली अली ये तो होता भौरा, और अली इसका मतलब होता सखी। तो पहले वाले का अर्थ होता भौरा और दूसरे अली का मतलब होता है सखी। ठीक है, एक इंग्लिश में भी होता ना ये, इसका मतलब होता है पानी, वाटर, ये ध्यान रखना। आगे है प्रश्न नंबर 86, और प्रश्न नंबर 86 में पूछा है वे शब्द जिनका रूप बदल जाता है उन्हें कौन सा शब्द कहते हैं। देखो जिनका रूप बदले तो वो तो होते हैं विकारी, और जिनका रूप ना बदले वो अविकारी, और जो मूल शब्द होते हैं वो होते हैं रूढ़ शब्द। ठीक है, तो जिनका रूप बदल जाता है उनको क्या बोलते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 है राष्ट्रीय नाटक विद्यालय, राष्ट्रीय नाटक अकादमी, तो ये है नई दिल्ली के अंदर, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 88 है कोरवी किस भाषा, किस बोली का प्रारूप मानी जाती है। कोरवी जो बोली है वो किस बोली का प्रारूप मानी जाती है? अवधी, उर्दू, खड़ी बोली या फिर मैथिली। तो ये मानी जाती है खड़ी बोली का। अगला है प्रश्न नंबर 89। जगी उसी क्षण विद्युत ज्वाला, गरज उठे होकर वे क्रुद्ध, आज काल के भी विरुद्ध है युद्ध, युद्ध बश मेरा युद्ध। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? देखो ये जो रस की भावना दिखा रखे हैं ये है वीर रस की, युद्ध क्षेत्र की बात की गई है यहाँ पर। तो इसमें कौन सा रस है इसके अंदर? तो इसमें रस हो जाएगा वीर रस। ऑप्शन सी उत्तर होगा। कौन सा रस है? वीर रस। आगे है प्रश्न नंबर 90, हिंदी का आखिरी प्रश्न। ऊंटों के समूह को क्या कहते हैं? ऊंटों के समूह को मंडली, बेड़ा, काफिला या फिर भीड़। ऊंट जो होते हैं उसके समूह को क्या कहते हैं? देखो ऊंटों के समूह को आमतौर पर कारवा या झुंड कहते हैं, खासकर जब वे सामान ढोते हुए एक समान यात्रा कर रहे हो तो उसे कारवा कहते हैं। और सामान्य समूह के लिए झुंड या ट्रेन शब्द का भी प्रयोग होता है, जो एक कतार में चलने के लिए कहा जाता है। देखो 3 शब्द हैं, एक तो होता कारवा, ये सबसे प्रचलित शब्द है, खासकर जब ऊंट सामान या यात्रियों के साथ रेगिस्तान में एक स्थान से यात्रा कर रहे हो। दूसरा है झुंड, यह भी एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग ऊंटों के समूह के लिए किया जाता है, खासकर जब वे एक साथ चल रहे हो या फिर बाड़े में हो। तीसरा है ट्रेन, जब ऊंट एक लंबी कतार में चल रहे तो उन्हें ट्रेन कहा जाता है। तीनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कारवा, झुंड और ट्रेन। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी काफिला, काफिला को भी कारवा ही कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 90 का। प्रश्न नंबर 91 91, और यहां से अब हमारी शुरू होती है इंग्लिश। अब हम 10 क्वेश्चन करेंगे इंग्लिश के फटाफट से। इसमें जो ब्रैकेट में सेंटेंस वर्ड दिया है ये देखना है सही है या इसकी जगह कोई और आएगा, ये करना है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का ये, आई एम डेफिनेटली लेट, द बस
ब्लैंक द बस स्टॉप बाय द टाइम आई रीच देयर। मैं निश्चित रूप से लेट हूँ, इसलिए मैं जब तक बस स्टैंड पहुंचूंगा तब तक बस जा चुकी होगी। देखो फ्यूचर की बात हो रखी है तो वुड तो आएगा ही नहीं। ठीक है, विल बी लिविंग भी नहीं आएगा, इसमें आएगा परफेक्ट टेंस, जा चुकी होगी। विल हैव आएगा तो विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि जो इसके अंदर दिया गया है वो बिल्कुल सही है। विल हैव लेफ्ट, नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट। विल हैव लेफ्ट जो दिया है इसमें बिल्कुल सही दिया है। 92 देखो इसमें भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। द गेस्ट स्टूड क्वाइटली फॉर ब्लैंक मोमेंट्स, तो फ्यू नहीं आता तो कितने आएगा, ए फ्यू मोमेंट्स। स्टैंड फॉर ए फ्यू मोमेंट्स, फ्यू की जगह क्या आएगा, ए फ्यू। क्वेश्चन नंबर 93 है, ईडियम है, ये हमें बताना है। गेट इनटू ए शूप, शूप के अंदर फंसना यानी कि मुसीबत में फंसना। टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट, चीजें खराब बनाना। टू मेक थिंग्स डिफिकल्ट। अगला है एंटोनियम, आपको बताना है, और वर्ड है ब्यूकोलिक। ब्यूकोलिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रस्टिक। जो ऑप्शन ए दिया है ना, ये इसका सिनोनियम है। क्या है ये, इसको सिनोनियम है। इसका मतलब होता है गवार एक किस्म से। ठीक है, पुराना, गवार, गांव से संबंधित ऐसा। तो इसका एंटोनियम होगा फियर्स, यानी कि भयानक, भयावह रूप का। अगला है 95 एंटोनियम, इसमें एंटोनियम नहीं बताना, ये गलत है, इसमें आपको सिनोनियम बताना है, सिनोनियम। और ये है गम्पसन। गम्पशन का मतलब होता है तर्क शक्ति करने वाला, तर्कशील व्यक्ति, तर्कशील व्यक्ति जो तर्क करता हो। तो ये होता है एक्यूमेन। एक्यूमेन ये इसका सिनोनियम है, ध्यान रखना। फ्यूटाइल होता है व्यर्थ, तो गम्पशन होता है जो तर्कशील की बात करे, यानी कि एक्यूमेन। ऑप्शन ए आंसर आएगा इसका, सिनोनियम है ये, एंटोनियम नहीं आएगा इसका। 96 में भी ये एंटोनियम गलत टाइप हो रखा है, यहाँ भी सिनोनियम ही पूछा गया है 95 और 96 में। लैकोनिक, लैकोनिक का मतलब होता है ब्रीफ में, संक्षिप्त रूप से। तो ये हो जाए कंसाइज करना। हमने पढ़ा हुआ कई चीज कंसाइज करके लिखना, यानी कि उसको ब्रीफ में लिखना। लैकोनिक इसका सिनोनियम बताना है, कंसाइज। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 95 में भी इसका सिनोनियम आएगा और 96 में भी इसका सिनोनियम आएगा, ध्यान रखना, गलत प्रिंट हो रखा है ये। 97 है, हर स्पोर्टर्स बिगेन टू ब्लैंक एंड सी वाज लेफ्ट अलोन, उसके स्पोर्टर्स ने धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर दिया, तो वो होगा फॉल अवे। फॉल अवे का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, यानी कि धीरे धीरे कम होना। फॉल अवे, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 98 है कि नो ब्लैंक देन 15 बॉयज फेल्ड इन द क्लास ऑफ 40, तो इसमें आएगा नो लेस देन, सॉरी नो फीवर, नो फीवर। 99 देखो और 100, इसमें एरर बताना कहां पर है। ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम मैनी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स गेव अप देयर स्टडीज बाय भगत सिंह स्कूल, जो भारत का स्वतंत्रता संग्राम था तो भगत सिंह के कहने पर बहुत से लोगों ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। तो गिव अप देयर स्टडीज, बाय नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर क्या आएगा, ऑन। क्या आएगा, ऑन आएगा। ऑप्शन सी के अंदर एरर है, बाय की जगह क्या आएगा, ऑन आएगा। लास्ट पर्सन है, पर्सन नंबर 100, आवर प्रोफेसर टोट एस दैट वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन। तो देखो वन है यहाँ पे, तो वन की जगह पे हिज नहीं आएगा, अगर ही होता तो यहाँ पे ही जाता, तो यहाँ पे क्या आएगा, वंस। वन की जगह क्या आएगा, वंस आएगा। छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान देनी है। वन है ऊपर, तो यहाँ पे हिज की जगह क्या आएगा, वंस आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी के इसके अंदर एरर हो जाएगा। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन हमने पूरे करे हैं, और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, नॉलेज हब 7900 करके। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ वगैरह काफी सारा स्टडी मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये हमारा हरियाणा सीटी एग्जाम का मॉक टेस्ट आज कंप्लीट हुआ। सारे 100 के 100 क्वेश्चन हमने करे हैं और डिटेल में सभी का सॉल्यूशन हमने किया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना।
इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। अगले क्लास में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे, तब तक आप रिवाइज करते रहें। और भी अपडेट्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स, वैकेंसी के लिए, तो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले पीडीएफ वगैरह के लिए। ठीक है, ये हमने हरियाणा सीटी एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज हमने चला रखी है, जिसमें हम डेली 100 क्वेश्चन करेंगे। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।